साथियों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि इस टॉपिक से प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक दो प्रश्न होते ही हैं, चाहे वो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, पीएससी हो या अन्य कोई भी। तो इस आधार पर यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना पाएंगे और साथ ही साथ इस क्लास से यह भी समझ पाएंगे कि आप इस टॉपिक में कितनी बेहतर अपनी कमांड रखते हैं। तो चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये रहा हमारा पहला प्रश्न कि पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है। विच इज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द सॉइल ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। तो यहाँ आपको ये बताना है कि ऐसे ये जो टॉपिक दिए हुए हैं हमारे एक एक ऑब्जेक्टिव है, तो इन ऑब्जेक्टिव के आधार पर आपको बताना है कि इनमें से किस तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है। पहला एल्यूमिनियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। इसका जो सही आंसर होगा वह है कैल्शियम। क्या होगा? कैल्शियम। ठीक, तो बात करते हैं हम लोग कैल्शियम। कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होगी, यानी कि यह कैसी है? लवणीय मृदा। राजस्थान की है, ये डेजर्टी सॉइल है। ठीक, क्योंकि राजस्थान को आप जानते हैं कि इसे थार का मरुस्थल भी बोला जाता है, तो ये आपने समझा। अब नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन को अगर आप लोग सामान्य भाषा में समझें तो इसे बोलते हैं यूरिया। क्या? यूरिया सामान्य भाषा में बोला जाता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपके लिए हम एक प्रश्न जा रहे हैं कि नाइट्रोजन यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत बताएं। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आखिरकार नाइट्रोजन का कितने % होता है यूरिया में। फास्फोरस, इसको भी सामान्य भाषा में बच्चे जानते होंगे, इसे डीएपी में इसकी मात्रा होती है। ये सामान्य से हैं कि यूरिया यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस यानी कि डीएपी में इनकी मात्रा अधिक पाई जाती है। देखिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा ये रहा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। ये कुछ ऑप्शन हैं: आलू, सोनगम, सूरजमुखी और मटर। इनमें से आपको बताना कि ऐसी कौन सी फसल है जिसके माध्यम से नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। तो इसका जो सही आंसर है वह है मटर। क्या है? मटर के माध्यम से इसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो अब आप इसके माध्यम से समझें कि मटर। अब आखिरकार इस फसल में ऐसी कौन सी पद्धति है कि यह नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करती है और मृदा में उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। तो एक पहले समझें कि यह फसल कैसी है। यह एक दलहनी फसल है। कौन सी है? दलहनी फसल है। तो अब यानी कि जब ये दलहनी फसल है तो लगभग जितनी भी दलहनी फसलें होंगी वे सभी ऐसी फसल होंगी जो नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करती हैं और मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती हैं। जैसे मानिए कि यह एक क्रॉप हो। ठीक, क्या है? ये एक क्रॉप है। यह क्रॉप प्राकृतिक से नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करती है। ऑब्जर्व करने के बाद इसके जो ये रूट हैं, ये रूट्स, इन रूट्स में ऐसे गांठ बनती है। क्या बन जाती हैं? इस रूट्स में मोटी मोटी गांठें बनती, ये इस तरह की इसमें गांठ बन जाएंगी और इन्हीं गांठ में नाइट्रोजन होता है। किसका ऑब्जर्व होता है? नाइट्रोजन का। यानी कि ये प्राकृतिक से लेती हैं और इन गांठों के माध्यम से ये यहाँ ऑब्जर्व करती हैं। इन्हीं को सामान्य भाषा में, एक टेक्निकल भाषा में इसे बोला जाता है राइजोबियम। राइजोबियम। तो एक प्रश्न
ये भी बन सकता है कि ऐसी कौन सी फसलें हैं जो राइजोबियम जैसे तत्व को बनाती हैं। तो इसमें ये तत्व में नीचे यहाँ ये जमता है और ये गांठें हुई। अब ये फसल आप काट लेते हो, लेकिन ये रूट इस मृदा के नीचे रहता है। ठीक, क्या है, इस मृदा के नीचे रहता है, और इस कारण से इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन फसलों में होगा। और जैसे हम खेत की मड़ाई करते हैं यानी कि जुताई करते हैं, इनके माध्यम से यह फसल के जो नाइट्रोजन है यह हमारी सॉइल में डाइल्यूट हो जाती है, उसमें मिल जाती है, जिसके माध्यम से उर्वरक क्षमता बढ़ती है। तो ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं, तो यानी कि आपने समझा क्या करता है ये। इसको एक शब्द आप लिख लें, स्त्रीकरण। कौन सी पद्धति है, स्त्रीकरण की पद्धति है, जिसके कारण से इस मृदा इस प्रकार की चीजों को एब्जॉर्ब करती है, नाइट्रोजन का, ठीक, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को। तो अब आप समझें कि ऐसी कौन सी है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करती हैं, फसल को बताना पहला प्रश्न। दूसरा, स्त्रीकरण के माध्यम से नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करने वाली फसलों के नाम बताओ, 2। राइजोबियम, 3। और तो ये कुछ प्रश्न इन्हीं से उलट फेर के बनते रहते हैं। तो हमने कहा कि दलहनी फसलें, तो दलहनी फसलें में बहुत सी फसलें हैं, ये तो मटर हुई, उसी तरह चाहे अरहर को ले लें जिसे तुअर बोलते हैं, ठीक, चाहे आप उड़द को ले लो, सोयाबीन को ले लो, इस तरह की फसलें। तो यानी कि अगर एक एक लिख रही, उड़द, सोयाबीन, ठीक, इस तरह की फसलें। हमने कहा कि तुअर या अरहर इसी को बोलते हैं, अरहर। कुछ ऐसे शब्द आप याद रखें जो, क्योंकि ये सिंपल से शब्द आपसे बहुत कम पूछे जाएंगे, तो कुछ टफ शब्द आप यहाँ जान लें। अल्फा, अल्फा क्या, अल्फा, ठीक, ये फसल। अगली है ड्राई बीन्स। कौन सी फसल, ड्राई बीन्स। अगली है गार्बेजो, ये फसल, ठीक। तो जो गार्बेजो बीन्स हैं ये, ठीक। तो इस तरह की इन फसलों को याद रखें, तो अधिकतम प्रश्न में इन फसल के नाम पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इन्हें आप याद रखेंगे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और हमारा यह रहा अगला प्रश्न कि भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है। यहाँ पूछा जा रहा है कि मृदा के लाल होने का कारण। तो क्या पूछा जा रहा है, मेन है रंग का आपको कारण बताना है ना। तो मैग्नीशियम का बहुल, संचित ह्यूमस, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता और फॉस्फेट की बहुलता। इसका जो सही आंसर है वह है फेरिक ऑक्साइड। तो यानी कि फेरिक ऑक्साइड जिस मृदा में ज़्यादा होगा उस मृदा का कलर लाल होगा, ठीक। तो यह लाल मृदा का कारण है, रेड सॉइल, ठीक है। अब आपको यही बताना है कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लेटराइट सॉइल। कौन सी, लेटराइट सॉइल भी हमने पढ़ा है। लेटराइट सॉइल का भी आप एक कारण बता देंगे कि कौन से हैं, ठीक, कमेंट बॉक्स में। तो ये रेड मृदा का कारण। ह्यूमस क्या है, इसके बारे में हम लोग जो है तो नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे, और अगली क्लास में हम लोग अच्छे से रेड सॉइल के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार यह लाल मृदा किस कारण से बनती है, इसमें किन किन तत्वों की विद्यमानता होती है, ठीक।
ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस तरह के थोड़े थोड़े जो है तो ऐसे प्रश्न के माध्यम से हम लोग ये समझते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप लोग इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसमें से आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।